भट्टी साहब जिस तरह रऊफ साहब फरमा रहे हैं, मजहर अब्बास साहब फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कोई सवाल अगर अपोजिशन ने करना होगा तो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उनको क्या शाह महमूद कुरैशी उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? और ये राह फरार है या ये राह एटीट्यूड है, एरोगेंस है, ये क्या है? भट्टी साहब आपका अपना एनालिसिस क्या है? इतनी अहम मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बस दुआ कीजिएगा कि परसों होपफुली मेरी सर्जरी है। अच्छा, अल्लाह आपको एक हो गई है, एक है, तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह बेहतर करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हाँ, तो पहली बात तो ये है कि एक वोटर सपोर्टर्स को खुश करने का बहाना ये अब इमरान खान साहब शुरू से कह रहे हैं ये सारे डाकू हैं, ये सारे चोर हैं, ये सारे लुटेरे हैं, नंबर वन। दूसरी तरफ से भी शुरू से ही वो कह रहे हैं कि ये जाली है, ये नकली है, ये सिलेक्टेड है, ये हवाई मैंडेट है, ये मुसल्लत किया गया, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये अपना रवैया, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम। नंबर थ्री है किन के साथ बैठूं, यानी इमरान खान साहब इस हक में ही नहीं हैं कि इनको ब्रीफिंग्स दी जाए। ये आज मैंने 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब की ख्वाहिश ही नहीं थी कि इनको ब्रीफिंग। तो सर ये ब्रीफिंग किसने अरेंज की है? क्योंकि आप ये ब्रीफिंग्स बेसिकली ये अपोजिशन को, पूरी पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट के सारे लोगों को एतमाद में लेने के लिए फौज ने की थी कि अफगानिस्तान में इस वक्त क्या इश्यूज हैं, यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, सब क्या इशू। हाँ, और यानी वल्ला आलम बिस्सवाब अब क्या है, लेकिन जो 2-4 लोगों से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब, यानी जब आप देखें ना कश्मीर पे एक साथ वाले कमरे में वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, साथ वाले कमरे में वो ब्रीफिंग हो रही थी, नहीं पाए। GB पे वज़ीर आज़म साहब नहीं आए, कोरोना पे वज़ीर आज़म साहब नहीं इकट्ठे हुए, टड्डी दिल पे वज़ीर आज़म साहब नहीं इकट्ठे हुए। इवन वो जो अभिनंदन और बाकी सारा और फैटफ और नैब और किसी पे भी, दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, किसी पे भी क्यों वो कहते हैं कि ये यूज़लेस लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये माफियाज़ हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये पैसे के ज़ोर पर आए हुए हैं, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनके साथ बैठने का कोई फ़ायदा है। अब वज़ीर आज़म साहब को बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको बैठना चाहिए। समटाइम्स कभी कभी अपने आप से, कभी 24 घंटे में एक आध लम्हा अपने आप से मुल्क को बड़ा समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा है, मैं उससे ज़रा छोटा हूँ। बड़ा आपने अच्छा जुमला बोला है नहीं वज़ीर आज़म साहब, यार बड़ा अच्छा जुमला बोला है। कभी कभी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब से या उनकी अना से बड़ा है। ये बहुत अच्छा आपने जुमला बोला। अच्छा, ये जी बिल्कुल। भट्टी साहब बात कंप्लीट होगी तो मैं फिर आगे चलूंगा, बताइए फरमाइए। हाँ, तो इसलिए उनको आना चाहिए, बैठना चाहिए। बहुत सारे मामलात जो हैं उन पर उनको वो अपना स्टैंस वही रखें, कहें वो भी वही रखें, वो भी वही रखें, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो इस हमारी सियासत से बड़े होते हैं और उनको आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, चले अगर हम गरूर का लफ्ज़ यूज़ ना भी करें, आपने जो एटीट्यूड प्रॉब्लम कहा, प्राइम मिनिस्टर को एटीट्यूड प्रॉब्लम किस चीज़ का है? 3 साल में किया क्या है इनकी गवर्नमेंट ने, जिसकी आज लोड शेडिंग हो रही है जिस तरीके से हो रही है, ये वर्स लोड शेडिंग इस मुल्क में हो रही है जो कि 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, अवाम खुद कह रही है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का जो आलम है वो आप जानते ही हैं। प्राइम मिनिस्टर कल कह चुके हैं कि जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होती है वहाँ खुशहाली होती है। तो पाकिस्तान में फिलहाल खुशहाली नहीं है। ग्रोथ रेट भी नवाज शरीफ से पीछे नीचे गिरा, महंगाई भी ऊपर गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो इसका मतलब कानून की बालादस्ती बकौल प्राइम मिनिस्टर के इस मुल्क में नहीं है। तो किस चीज़ का एटीट्यूड है? और आपके ख्याल में अगर ये एटीट्यूड रखा जाएगा तो किस तरह अपोजिशन इनकी इंतखाबी इस्लाहात पे अब बात मान लेगी? वो भी फिर अड्डा लगाएंगे इनसे। देखिए, यही प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये कि वो फ्रॉम द डे वन, यही नहीं कि आप 2018 के इलेक्शन में जब वो बरसर इख्तिदार आए सिर्फ उसी वक्त, उससे पहले भी जो पिछली दोनों गवर्नमेंट्स जो रही उसके अंदर उनका यही रहा कि जी इनसे बात नहीं करनी, इनकी शक्ल नहीं देखनी, इनकी शक्ल बुरी लगती है, ख़राब लगती है, गलत लगती है, जो भी है। हालांकि माजी में वो इसका हिस्सा रहे, माजी में वो नवाज शरीफ के साथ अलायंस में भी रहे हैं, मुशर्रफ साहब के साथ भी अलायंस में रहे। आज तो उनको खैर खराब उनके मुतालिक बातें कर रहे हैं, लेकिन जी बातें कर रहे हैं। और जो उनके जिस वक्त वो अमेरिका के हवाले से ये बात कर रहे थे तो मैं पीछे देख रहा था कि मुशर्रफ के ज़माने के बहुत से लोग पीछे बैठे हुए थे उनके। हाँ जी, हाँ जी। जो उस वक्त मुशर्रफ साहब की उस पॉलिसी को सपोर्ट किया करते थे। इवन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने सर वो ड्रोन पॉलिसी की हिमायत जारी रखी 5 साल जरदारी साहब के दौर में। जी कंटिन्यू सर। जी हाँ,
मुझे ये लगता है कामरान, मुझे ये लगता है कि इमरान, अगर आप कभी भी उनसे इंटरव्यू दोबारा करें, उनसे ज़रूर पूछिएगा। मुझे ये लगता है कि फ्रॉम हिज इनर वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं। वो लगता ये कि या तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हक़ में, वन पार्टी रूल के हक़ में हैं। उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन या तो वो खुलकर ये बात करें, वो कहें ये बात। ऐसा तो नहीं हो सकता जब भी पार्लियामेंट्री मजहर भाई, मैं आपको दिल की बात बताऊं, वैसे अपनी, मुझे ये लगता है कि वो सऊदी सिस्टम चाहते हैं। मुझे ये लगता है सर वो कभी कम्युनिस्ट रशिया का भी पसंद है, तुर्की का भी पसंद है, यूरोप भी पसंद है, अमेरिका भी, बरतानिया भी। नहीं, वो बरतानिया वगैरह किसी और वजह से पसंद है। रियासत भी मैं एक बात बताऊं कि वो यूरोप वगैरह किसी और वजह से पसंद है, लेकिन हुकूमत के लिए आई थिंक सऊदी अरब पसंद है। जी मदर साहब। कामरान, जो भी पसंद है, आदमी को क्लियर होना चाहिए ना। आप कहें कि मुझे ये सिस्टम पसंद है, आप कहें कि मुझे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं पसंद है, मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता, इससे मसाइल हल नहीं होते। वन शुड बी क्लियर। आप बिल्कुल खुलकर सामने आए ना, आप बताएं कि आपको कौन सा, अगर यही निज़ाम पसंद है आपको पार्लिमानी, तो फिर आपको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। आपको कल आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी। कल आपको ये फैसला करने पड़ेगा नैब का चेयरमैन कौन होगा। जी बिल्कुल। कल आपको ये फैसला करने पड़ेगा इलेक्शन कमीशन वो होगा। तो या तो आप कहें कि मैं पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ, पार्लिमानी निज़ाम सही नहीं है, उसके आर्गूमेंट हो सकते हैं कि आप कहें कि नहीं, इस सिस्टम ने मुझे कुछ नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस सिस्टम का हिस्सा भी रहें, इस सिस्टम के खिलाफ भी हों, और इस सिस्टम में कोई रोल भी प्ले करने को तैयार नहीं। केसेस चल रहे हैं सर, इन केसेस में नवाज शरीफ को सजा हो, शहबाज शरीफ को सजा हो, जरदारी साहब को सजा हो, वो आप कानून को बेहतर बनाएं, इन सबको सजाएं दिलवाएं। लेकिन अगर वो जब तक वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो लीडर ऑफ द हाउस शुड टॉक टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कुछ इशूज के ऊपर। कल खुदा ना खास्ता मुल्क पर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या आप ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक सर, खड़े हो जाएंगे सर। ये आपका पॉइंट आ गया। आप पॉलिटिकल पार्टीज को, ये मेरा ख्याल है इमरान खान को थोड़ा सा सोचना चाहिए इमरान मामलात पे। जी रऊफ भाई, आपका क्या एनालिसिस है? जैसे मदर अब्बास साहब ने कहा कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपके नज़दीक क्या सिर्फ ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है? हालांकि जहाँ पे उन्होंने झुकना होता है, अब आप जहांगीर तरीन के इशू पे देखें, वहाँ वो कैसे झुकते हैं। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है? आप ज़रा हम समझाएं कि क्या और क्या वजह हो सकती है, या एटीट्यूड प्रॉब्लम ही है? आपने झुकने वाली बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने आपने अभी मैं चले वहाँ से शुरू कर लेते। सिर्फ जहांगीर तरीन के मसले पे नहीं झुके, ये आपको याद होगा चौधरी परवेज अली साहब के मशरे पे भी झुके हुए हैं, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। फिर उन्होंने डाकू के घर भी जाते थे, फिर उनको फ़ोन कॉल्स भी करते हैं। जहाँ पे इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाए तो खान साहब एक मिनट नहीं लगाते झुकने में। आपको याद हो खुरम लगारी, मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था कि मुजफ्फरगढ़ से MP थे, वो खड़े हो गए थे। उन्होंने 2-4 TV शोज़ में उन्होंने बुज़दार साहब की गवर्नेंस और करप्शन पे बातें की, तो उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के उनके साथ मुलाकात थी, चाय पानी पिया था। सो खान साहब ने जहाँ झुकना हो, तो बड़ी लंबी मैं इसकी मिसालें दे सकता हूँ, उनके साथ झुक भी जाते हैं, अपने उनके साथ अपोनेंट्स के साथ बैठ भी जाते हैं। लेकिन जो बात आपने अभी उन्होंने मज़हर साहब ने किया या आपने किया, दोनों चीज़ें हैं कि उनमें एक आपका ऐसा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, रूडनेस भी है, और एक एरोगेंस हमें नज़र आती है, जो कि एक आपको पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको हम्बल होना चाहिए। अल्लाह ने आपको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया, आपने अपने दुश्मनों को, आपके पॉलिटिकल एनिमीज़ को आपने बीट कर दिया है। आप जरा तस्वर करें, यहाँ पे कामरान भाई, आज यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी होते, बेनज़ीर भुट्टो होती, नवाज शरीफ होते, राजा परवेज़ अशरफ होते, या शाहिद खकान अब्बासी होते, और वो आज इजलास में शरीक ना होते बीइंग द प्राइम मिनिस्टर्स, तो आज इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठे होते, इनकी क्या गुफ्तगू एटीट्यूड होना था। इस मुल्क की सॉवरेनिटी खतरे में है और आप आए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इन्होंने कह देना था कि ये जनाब अमेरिकन एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, ये अफगान एजेंट हैं। देखा इतने बड़े अहम इश्यूज़ पे बातचीत हो रही थी और इनमें से कोई नहीं आया। इन्होंने सीरियस नहीं लेते पार्लियामेंट को, और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते रहे, और बाद में जब पार्लियामेंट पे अजाब पड़ता है या खुद इन पे अजाब पड़ता है, फिर आके आ जाते हैं जमहूरियत का रोना रोने आ जाते हैं, हाउस की सॉवरेनिटी इनको याद आ जाती है। लेकिन जब ये खुद बैठे होते हैं, ये उस पर कोई एक भी इनका कोई ऐसा स्टेप या काम आपको नज़र नहीं आता। आपने जाना है, आपने बैठना है, आपने
और आपको ये पसंद नहीं है लोग, जैसे मजहर भाई ने अभी बात की है, तो फिर आप पार्लियामेंट छोड़ें, फिर बादशाह वाला रूल करें, फिर DGISI और उनके साथ आर्मी चीफ के साथ मिलकर 3 के ट्रैक है, मुल्क को चलाएं। और मैं समझता हूँ उनको भी उस पर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये बात करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर से माजी में। अच्छा आप एक और काम देखें मज़े का, जब वहाँ पर DGISI और ये आर्मी चीफ खुफिया मुलाकातें करते हैं या वैसे बुला लेते हैं, जैसे GB के मामले पे हुई थी, वो तो ओपन हुई थी, आपको याद होगा जी जी जी। गिलगित बल्तिस्तान में जब उन्होंने ब्रीफिंग दी थी तो उसमें आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए थे, जिसमें इन्होंने पूछा भी, शहरी रहमान साहब ने 2-3 दफ़ा कहा और लोगों ने पूछा कि GB पे इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट आप हमें दे रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। ये जब इन्होंने यहाँ पे कोसार में जो ISI के मैस में इनकी हुई थी वहाँ पे नहीं गए थे, और जब वहाँ से बातें निकली कि क्या गुफ्तगू हुई, कैसी गुफ्तगू हुई, तो बाद में TV शोज पे कहते हैं आर्मी चीफ को उनसे मिलने की क्या जरूरत थी। आर्मी चीफ वगैरह उनसे पूछें तो वो कहते हैं जनाब आर्मी चीफ को खुद आगे कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और बाद में टांट भी करते हैं, आर्मी चीफ को भी टांट करते हैं, DGISI को भी टांट करते हैं, या आपने मुलाकातें की, उन मुलाकातों से क्या निकला। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ आपका अपना एक स्टांस है, करप्शन पे है, पॉलिटिशियंस पे है, आपका उन पे है, आप कैसे अपोजिशन। कल उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, कल जो तकरीर की है NRO था जी, मैंने तो कहा था पार्लियामेंट को NRO दिया था कल, हाँ ऑपोजिशन को NRO दिया था जी। उन्होंने कल तो कोई जिक्र नहीं किया ना नवाज शरीफ का जरदारी की करप्शन भी भूल गई उन्हें, या शहबाज शरीफ की भी भूल गई, जरदारी की भी भूल गई, और उसके बदले में उन्होंने एक ही डिमांड की थी, मुझे तकरीर करने दें और मैं आप लोगों का जिक्र नहीं करूंगा, और नहीं किया उन्होंने जिक्र। हाँ, सो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बुरी रिवायत है। आप अपने आप को बिल्कुल, जैसे उन्होंने मज़हर ने सही